बाजारों की सेहत इन दिनों नासाज है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाजार तकनीकी तौर पर मंदी में चले गए हैं। दुनिया के दूसरे बाजारों की भी हालत खस्ता है और इसने भारत की रफ्तार पर भी थोड़ा बहुत असर डाला है। एफआईआई ने भारत में भारी बिकवाली की है। सवाल यह है कि रिटेल निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। मार्केट गुरु सीरीज में हमारे साथ अब बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा जुड़ रहे हैं। शंकर शर्मा ने फर्स्ट ग्लोबल की शुरुआत की थी और वेल्थ क्रिएटर के नाम पर जाने जाते हैं। और शंकर शर्मा एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। मोहम्मद रफ़ी उनके फेवरेट सिंगर हैं। और शंकर शर्मा टेस्ट क्रिकेट के मेरे ख्याल से इंडिया में शायद मार्केट में सबसे बड़े फ़ैन हैं। और ईडन गार्डन्स में जाकर मैच देखते थे वो, और काफ़ी वो उस समय मैच देखते थे जब असल में टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था। शंकर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मेरे साथ हिंदी में जुड़ने के लिए, आवाज़ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आपकी नई पारी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अनुज। जब आपका मैसेज आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई आपकी इस बढ़ोतरी पे। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने अपने इंग्लिश चैनल को रेवोल्यूशनाइज किया, आप हिंदी चैनल को भी एक नए सर पे लेके जाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आपकी हिंदी आपकी इंग्लिश से थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आप एक हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश हम लोग का नेचुरल लैंग्वेज ही नहीं है, एज ऑल ऑफ अस फ्रॉम लेट्स से मिडिल टू द अदर हाफ ऑफ इंडिया। तो आ, मुझे मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपसे हिंदी हिंदी में बात करने के लिए जुड़ा हूँ। चलिए शंकर, आप खैर आपकी तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत ज़बरदस्त है, तो आपसे तो दोनों लैंग्वेज में बात करने में मज़ा आता है। और आज की बात हम हिंदी में ही करेंगे। तो शंकर, अब बात हो रही थी, मैं एक सुबह एक डेटा प्रेजेंट कर रहा था कि दुनिया भर के बाज़ारों में थोड़ी सी मंदी देख रहे हैं हम इस समय। कॉस्पी का बाज़ार तो डॉलर टर्म्स में 33 साल के नेगेटिव रिटर्न्स में चला गया है। हैंगसेंग 2009 के लेवल पर आ गया है। लेकिन इंडियन बाज़ार अभी भी अपने 52 वीक हाई के करीब है कंपेयर टू बाकी जो जो भी मार्केट हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन आउट परफॉर्मेंस है ये आगे कंटिन्यू करेगी और रिटेल जो बाय करता जा रहा है लगातार, वो पैसा बनाता रहेगा मार्केट में? तो मेरा ये मानना है, और मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था कि अभी मुझे जितने काम के देश है, देश तो मेरे ख्याल 190 है दुनिया में, लेकिन काम के देश अगर आप देखें तो 20-25 होंगे टोटल। इंडिया एक ब्रेकआउट कंट्री है अभी, बिल्कुल वन एंड ओनली लाइन आई कैन से कि इंडिया एक ब्रेकआउट मार्केट है, इंडिया एक ब्रेकआउट नेशन है, एक ब्रेकआउट देश है। और ये जो मार्केट की आप आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये अगर एक साल के बाद जाके देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का गैप और बढ़ गया होगा। और अगर 3 साल के बाद देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का गैप उस एक साल से भी कहीं ज्यादा ज्यादा आगे होगा। सो ये हम इसको स्केप्टिकली देख सकते हैं या हम इसको एक फंडामेंटली देख सकते हैं। और मैं चीजों को जनरली एक मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होता इस पूरी चीज के बारे में। आपके चैनल पे बहुत लोग आएंगे जो जिनकी बहुत एक वो दिल से इन्वेस्टेड रहते हैं इन द इक्विटी मार्केट्स। मैं वो दिल वाला काम इक्विटी मार्केट की तरफ तो कम से कम नहीं करता हूँ। शंकर, एक चीज़ जिसमें आप काफ़ी वोकल रहे हैं वो हैं इंडियन स्टार्टअप्स। और मेरे ख्याल से आप काफ़ी ब्रूटल रहे हैं उसमें, स्पेशली बायजूस जैसी कंपनियों पर। या उससे पहले भी जो कंपनियां आई थी, बायजूस तो खैर पब्लिक हुई नहीं, शायद हो भी ना पाए जिस तरीके का उनका काम चल रहा है। लेकिन इसमें आप थोड़े से काफ़ी काफ़ी वोकल रहे हैं। इस पे क्या व्यू है अब? तो मेरा ये व्यू है अनुज के, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के लिए जरूरी है। तो मैं आप मेरे इंडिविजुअल कंपनी के व्यू से एक ब्रॉड मैक्रो व्यू ऑफ द सेक्टर को आप मिक्स ना करें। मेरी गुजारिश है आपसे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी देश की ग्रोथ के लिए। जिन कंट्रीज में स्टार्टअप इकोसिस्टम वीक है वो देश ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी कंपनियों में वो लेवल ऑफ इनोवेशन, वो लेवल ऑफ जुनून, जोश वो नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ ओल्डर मैनेजमेंट्स होते हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो जो 3 देशों का नाम मैंने लिया, इसके पहले दो देशों का, अमेरिका और चाइना, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाने माने हैं साहब। अगर आप अमेरिका की इतिहास को देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम ही की कंपनी आज जाके इतनी बड़ी बन गई। चाइना में एग्जैक्टली सेम चीज हुआ। तो इंडिया में भी उस चीज की जरूरत थी, और स्टार्टअप्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन टर्म्स ऑफ जॉब ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ब्रिंगिंग न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर प्रोसेसेस टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन कोई भी अच्छी चीज में एक्सेसेस हो जाती हैं,
और वो एक्सेसेस हमने देखा जो आईपीओ मार्केट लास्ट ईयर थर्ड फोर्थ क्वार्टर में जो रीजनेबली स्ट्रांग था, उनको बहुत ब्रूटली एक्सप्लॉइट किया गया। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो उस वक्त भी जोश से भरे थे, उनको मेरे ख्याल से तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ बनाया गया। हालांकि मैं अगेन ये बात कहता हूँ कि आप अगर बेवकूफ बने तो ये आपकी गलती थी, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था जाके आप जाके जोमेटो और नाइका के शेयर दे दो। ये आपकी गलती थी अगर आपने जाके लिया, लेकिन उस गलतियों के चलते ही आप बेटर इन्वेस्टर बनोगे। अगेन ये भी एक आपने आपकी ये स्टेपिंग स्टोन है टू बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर, क्योंकि गलतियां हमने भी की, हमने भी अनाप शनाप आईपीओ लिए अपनी अपनी जवानी के दिनों में। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप्स में आज की डेट में जो मैं देखता हूं, उनमें बिजनेस मॉडल्स में कोई ठोसता नहीं है, कोई वो स्टूडेंट नहीं है। वो सिर्फ पैसों के ऊपर ब्लाइंड कैपिटल इंजेक्ट कर करके अगर आप एक बैलून को आप बार बार फुलाते हो, लेकिन बैलून में होल्स हैं साहब, और वो होल है उनकी जो ये कैश फ्लोज और जो प्रॉफिट्स की जो फिगर है, रादर रिवर्स है कि नेगेटिव कैश है और ऑब्वियसली लॉसेज है। तो वो आप हवा भरते हो पैसे का, और वो हवा धीरे धीरे करके उन होल्स के थ्रू निकल जाता है। तो ये कहानी कुछ दिन चल गई, मेरे ख्याल से ये कहानी लंबा नहीं चल सकती, कम से कम उन वैल्यूएशंस पे नहीं चल सकती। आपने कंपनी का नाम लिया अभी बैजूस, अब मैं इस कंपनी को जानता नहीं हूं, मैं जानता हूं इतना कि उनकी ब्रॉडली जो बिजनेस मॉडल मुझे नजर आती है, नॉट जस्ट बैजूस, एजुकेशन की सारी कंपनी जो मैंने देखी है पिछले 10 साल में, एड्यूकॉम्प और एवरॉन सिस्टम से, जो कि आप बहुत परिचित हैं उन कंपनियों से। और हमने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखा था मेरे ख्याल से 2010 में ऑन एड्यूकॉम्प, एंड वी वर द फर्स्ट टू एक्सपोज जो उनकी अकाउंटिंग की फ्रॉड थी, अकाउंटिंग में जो मतलब क्या क्या नहीं था। मैंने खुद जाके स्कूल से बात की थी, उन्होंने स्कूल्स के नाम दिए थे कि हाँ हमारे लगे हुए हैं जी, जाके देखो आप। मैं पर्सनली गया 10 स्कूल में, और कहीं भी एक जगह भी उनका वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। और मार्केट कैप था मेरे ख्याल से 9,500 करोड़ उस वक्त। तो एजुकेशन में, और आप देखो तो मतलब कंपनी गायब हो गई। तो एजुकेशन में हमने हिंदुस्तान में बहुत कंपनियां देखी है जो आई और गई हैं, एक भी कंपनी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ नहीं चल पाई। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2,000 करोड़ के टर्नओवर की ये कंपनी है, उसका मार्केट कैप जो मैं सुनता हूं वो है $25 बिलियन, मतलब नियरली 2 लाख करोड़। तो मैं बोलता हूँ ये तो मतलब लोग पागल हैं। ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये पेंशन फंड्स जो हमें सिखाते हैं क्या इन्वेस्टिंग है, और वो जाके इस तरह की कंपनियों में इस तरह के वैल्यूएशन से पैसे डालते हैं, तो ये साहब मेरे समझ के बाहर की चीज है। तो मेरा ये मानना है कि इनकी आईपीओ अगर आए तो वो 500 करोड़ के वैल्यूएशन पर, अगर इनका इनका आईपीओ आए तो शायद देखना चाहिए, मे भी 1,000 करोड़ पे देखना चाहिए। हाफ टाइम सेल्स दे देंगे साहब, और क्या दे देंगे इनको। अगर वन टाइम सेल भी देते हैं तो 2,000 करोड़, उसमें भी हार्डवेयर का कंपोनेंट बहुत हाई है इनके सेल्स में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2,000 करोड़ पे अगर लेके आते हैं साहब, तो हम जरूर इस पर सब्सक्राइब करेंगे, क्यों नहीं करें। दो दो पर लाख 2 लाख करोड़ पे करना मेरे हिसाब से तो दो मतलब हजार उसको दो मैं एक हजार दो पागलपन कहूँ। हजार 2,000 करोड़, ये तो बात बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर रहे हैं शंकर। 1,000 2,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। वैसे एजुकॉम की नहीं बात। अनुज अनुज देखिए, नहीं अनुज देखिए, बात दुनिया में एक ही चीज फ्री है, वो है बात। टॉक तो इज चीप। बात करने में तो सब पैसे कहाँ लगते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम थोड़े एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं इस चीज के लिए। तो कोई भी अपनी वैल्यूएशन को जो मर्जी कहे, लेकिन लिस्टेड मार्केट के मापदंड बहुत क्लियर है साहब। उसमें रिटर्न रेशियोज, कैश फ्लो, ईपीएस, ये सारी चीजें, गवर्नेंस, इन सब चीजों को आज से नहीं 150 साल से मान्यता दी जाती है। तो अगर कोई स्टार्टअप आना चाहता है तो उसे आना पड़ेगा लिस्टेड मार्केट के मापदंड पे। अनलिस्टेड के मापदंड शायद कुछ और होंगे, वो हमें नहीं मालूम, ना हमें कोई दिलचस्पी है उसमें। लेकिन लिस्टेड मार्केट के तो यही 5 मापदंड है साहब। और आप आओ तो प्लीज कम विद क्लियर हेड कि यही मापदंड के ऊपर आपको उतरना पड़ेगा। और अगर नहीं उतरे तो आप लिस्टिंग ना ही करो, आप अनलिस्टेड में ही एक दूसरे को बेचते रहो। हाँ, वो बिगर फूल थ्योरी जो है, वो अगला फूल आप ढूंढते रहिए उसी में। एजुकॉम का आईपीओ आया था करीब करीब 125 रुपए पे, लिस्टिंग हुई थी 50-60 रुपए पे, लेकिन उसके बाद उसका पीक हो गया था 1,000 रुपए से ऊपर, और उसके बाद गिर के आ गया था ये शेयर 3 रुपए पे। वैसे शंकर, आपने कहा कि जवानी के दिनों में, आप तो अभी भी अपने आप को काफ़ी जवान मानते हैं, और टी शर्ट भी आपने अच्छी खासी एकदम बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि एकदम कॉलेज के स्टूडेंट जैसी पहनी हुई है। तो वो तो मेरे ख्याल से अभी आपके जवानी के दिन काफ़ी कायम है। तो अभी शंकर शर्मा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में? आप कहते हैं कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अभी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? साहब पैसे कम है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मैंने ऐसा सिचुएशन बहुत कम ही देखा है पहले भी, ऐसी पैसों की बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा एक ब्रेकआउट इंडिया का मैंने रिलेटिवली स्पीकिंग देखा नहीं।
और इसके इसके पहले। और आज जो मैं महसूस करता हूँ इंडिया में जो एक गति है कंपनियों से अगर मैं बात करता हूँ, विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, एक तरह की कंपनी है ही नहीं। मतलब वो इतने विस्तृत हैं, इतना 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 वाइड स्प्रेड है। इट्स लाइक अ बुफे विथ लाइक 500 डिशेस ऑन द स्प्रेड इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 10-20। तो ये उस तरह के बुफे टेबल को मैं देख रहा हूं। अगर इंडियन, खास करके स्मॉल कैप क्षेत्र को मैं देखूं, तो मैं स्मॉल कैप के प्रति, आपने मेरे इंटरव्यू के पहले कहा, और मैं आज उस पर बिल्कुल अ, बना हुआ हूं कि स्मॉल कैप्स पे आप 600 रन बनाएंगे व्यक्तिगत रूप पे। एंड इस स्मॉल कैप्स में जोखिम है, नो डाउट अबाउट इट। उनके आईपीओ आते हैं, ओवर प्राइस भी होते हैं, उसमें कई फ्रॉड भी होंगे, मैं सब मान के मैं चलता हूं कि ये सब होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो दो चार आपके पास रह जाएंगे आपके 25 में से, वो आपको 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स दे सकते हैं अगले 5 सालों में। मेरा इसमें, मुझे इसमें मतलब मैं बिल्कुल क्लियर लाइन ऑफ साइट है मेरे पास कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आज की डेट में इंडिया में। ओके, ठीक है। स्मॉल कैप्स में आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं शंकर, आपका एक व्यू रहा है, लेकिन आपने हमेशा एक बात बोली थी कि स्मॉल कैप्स में, लेकिन अगर जैसे कहते हैं कि एक इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ़ यू कैन टेक द हीट देन ओनली यू कैन गेट द मीट, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम द किचन। तो वो एक आपको लग रहा है कि अभी भी वो स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में? अभी शुरुआत है साहब, अभी बिल्कुल शुरुआत है। अभी तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप अपने इंडेक्स, अपने हाइस पे भी नहीं पहुंचा है। बहुत दूर वो है, भी 18% दूर है, 18% दूर है। जी एग्जैक्टली। तो अभी अभी हम क्यों कह रहे हैं कि ये जर्नी खत्म हो गई? अभी तो हम, आप समझो कि स्मॉल कैप्स ने थोड़ा फॉलो ऑन लिया था 2018 के मंदी में, जब एलटीसीजी इम्पोज हुआ था। तो उसके बाद ये कैलकाटा टेस्ट जो एक हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा, जिसमें द्रविड़ और लक्ष्मण सेकेंड इनिंग्स में आके उन्होंने इतने रन बना दिए आफ्टर अ फॉलो ऑन कि ऑस्ट्रेलिया अपनी अपनी सेकेंड इनिंग्स में ना बना पाई। उसके बाद तो उन्होंने फॉलो ऑन देना अभी बंद कर तो दिया हमें था। वो डेफिसिट ही क्लियर करना है, राइट। वो बड़ा ऐतिहासिक टेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, जब मनिंदर सिंह ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी जाके सेकेंड इनिंग्स में। हरभजन सिंह ने शंकर, तो हरभजन सिंह ने, हरभजन हाँ सिंह सॉरी, ने, हरभजन सिंह ने, मनिंदर सिंह ने नहीं, हाँ हरभजन सिंह सॉरी, ने। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन देना बंद कर दिया था। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। एग्जैक्टली। हाँ उसके हाँ बाद नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, बड़ी अच्छी बात आपने कही। उसके बाद अगर आप टेस्ट क्रिकेट में आप देखें डेटा, और मैं डेटा का आदमी हूं, हाँ, उसके बाद फॉलो ऑन का कल्चर वर्ल्ड वाइड खत्म हो गया। बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड खत्म हो गया, सारी टीमों ने देना छोड़ दिया। क्या है फॉलो ऑन, पता नहीं सामने वाली टीम में अगर द्रविड़ लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज आ जाए तो बिल्कुल। हम हार जाएंगे। तो इन शॉर्ट, अभी स्मॉल कैप तो फॉलो ऑन के ही अपने डेफिसिट को क्लियर कर रहा है। अभी तो हाई से 17-18% दूर है साहब। अगर उसको निकालेंगे तब हम जीत की बात करेंगे। तो अभी लंबी लंबी पारी खेलने के लिए निकला है स्मॉल कैप का जो बल्लेबाज है, और ये अभी 3 साल 5 साल तक खेलेंगे साहब। शंकर, आप नॉर्मली बैंकों पर आप नॉर्मली पॉजिटिव नहीं होते हैं, सिर्फ एक आपका एचडीएफसी बैंक पे आपने एक बहुत साल पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें आपने वो आर्नल्ड के साथ कंपेयर किया था। वो रिपोर्ट काफ़ी मेरे ख्याल से पॉपुलर हुई थी उस समय। तो खैर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट नहीं हुआ करती थी, तो सबके सब प्रिंटेड वर्जन आते थे, तो मेरे ख्याल से वो आपने संभाल के रखी है वो रिपोर्ट। तो अभी पिछले 3-4 साल से ये थोड़ा सा आर्नल्ड थोड़ा थक रहा है और आगे लग रहा है कि वापस अपनी ग्लोरी गेन करेगा। और बैंकिंग पर क्या व्यू है अब आपका? बैंकिंग पर मेरा व्यू नेगेटिव रहा है पिछले दो साल से कम, मे बी 3 ईयर से। और मेरा ये मानना है कि बैंकिंग में आपको एक नीडल इन अ हेस्टैक जैसा अप्रोच लेना पड़ता है, बिकॉज बैंक्स बहुत आए गए साहब। आपने एचडीएफसी बैंक की बात की, लेकिन उस विंटेज की अगर आप जो प्राइवेट सेक्टर की जो लाइसेंसेस दी गई थी, जब मेरे ख्याल से 1993-94 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया कि आप आके आप भी सेटअप कर सकते हो अपने अपने बैंक्स। तो उस वक्त जो न्यू लाइसेंसेस जो इशू हुई थी, उसमें एचडीएफसी एक बैंक था, और साथ में 20th सेंचुरी था, और इस तरह के मेरे ख्याल 7-8 बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक 7-8, ये और भी थे, मतलब मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इंडसइंड बैंक था। तो अगर आप उस वक्त के बैंक्स को देखें साहब, तो बचे ही कितने उसमें से मोर देन आई थिंक 70-80% बैंक्स तो विलीन हो गए। वो एक्वायर हो गया, बैंकरप्ट हो गए, मर्ज हो गए पीएसयू में, या एक्वायर हो गए बाय प्राइवेट सेक्टर। बचा उसमें से बेसिकली मेरे ख्याल से दो ही बैंक बचे, एचडीएफसी और इंडसइंड भी एक बिग स्ट्रगलर रहा था टिल
लास्ट 7-8 ईयर जब रमेश ओप्ती साहब आए, उन्होंने पूरा टर्न अराउंड किया। तो बैंकिंग हम कहते हैं बड़ा अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखें तो सिर्फ कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक बाय एंड लार्ज हैव बीन स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। ओके, बट बाकी सब स्ट्रगलर्स रहे हैं। उसमें से हम तो अब भूल जाते हैं, यस बैंक नाम का एक बड़ा अच्छा बैंक था, बड़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी, सारी बॉक्स टिक होती थी। बराना कपूर को मैं पर्सनली जानता था, और जो भी उन्होंने एक विजन कहा था, दैट वाज वेरी वेरी कंपेलिंग। लेकिन आपने देखा कि अंत क्या हुआ। आरबीएल में एग्जैक्टली सेम चीज थी, वेरी गुड मैनेजमेंट। अगेन आई हैव नोन वन ऑफ द टू founders of the bank, excellent people, excellent management team, फॉरेन बैंक का पेडिग्री, जो कि एचडीएफसी बैंक में एग्जैक्टली सेम पेडिग्री के लोगों ने एचडीएफसी बैंक बना दिया। लेकिन आपने देखा उसका नतीजा क्या हुआ। सो आप बैंकिंग बहुत ही जोखिम से भरा हुआ एक इंडस्ट्री है, और उसमें आपको बड़ा केयरफुली पिक एंड चूज करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं एक बैंकर रहा हूं, मुझे आदित्य पुरी को मैं जानता था, तो मुझे इतना विश्वास था कि ये इंसान कुछ बहुत बड़ा करेगा, और एचडीएफसी का एक ब्रांड नेम पीछे में था। बट एक औसत स्तर पे एक बैंक को सक्सीड करने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल गेम, लेट्स स्पीक वेरी क्लियर। एंड मैंने आपको डेटा ही बता दिया कितने बैंक बचे आज से 20-25 साल की पेडिग्री वाले। तो देयरफॉर मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर में डेंजर है, और इस सेक्टर के जो बेस्ट डेज थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड ऑल द अदर थिंग्स आर प्रॉब्ली अ लिटिल बिट बिहाइंड अस, प्रॉब्ली। ओके, अगेन मार्केट में मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करता हूं। अगर आज मेरा ये व्यू है, डजंट मीन कि कल रहेगा नेसेसरली। लेकिन जो मुझे नजर आया है कि इसमें वो जो बिग ब्रेकआउट ग्रोथ रेट्स थे और स्टॉक प्राइस के 25% की कंपाउंडिंग थी, मुझे नहीं लगता कि कम से कम मैं वो दिन देखूंगा इन 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 मेजर बैंक्स में, लाइक कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो बैंकिंग की जो विक्स मतलब जो कुछ ही बैंक्स, एक्चुअली बैंक निफ्टी भी काफ़ी लॉपसाइडेड इंडेक्स है और उसमें 3-4 बैंक्स ही पूरा इंडेक्स को संभालते हैं, और इसके लिए वो जो है वो एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहा है एचडीएफसी बैंक और एक आध बैंकों में। शंकर, एक बड़ा सेक्टर इंडिया के लिए रहा है और जिसने इंडिया को मैक्रो में काफ़ी सपोर्ट किया है वो है आईटी सेक्टर, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि अगर इंडियन आईटी सेक्टर नहीं होता तो शायद हमारी हालत भी श्रीलंका या मतलब किसी और कंट्री जैसी हो सकती थी। लेकिन जी अब नरेंद्र साहब ने या मिस्टर नरेंद्र ने ये बात कही, और मैं बिल्कुल सहमत हूं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कमेंट नरेंद्र मेड दैट एक्चुअली फर्क आप देखें तो इंडिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में आईटी सर्विसेज का ही तो था साहब। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर में तो हम बहुत ही पिछड़े हुए थे। बिल्कुल। तो अभी अपॉर्चुनिटी है आईटी में इस डिक्लाइन में शंकर, 30% की फॉल के बाद, या वो जो यूएस में रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब फियर्स चल रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ा और डिक्लाइन आ सकता है? आई थिंक उसका एक प्रभाव है, नो डाउट अबाउट इट। एंड वो कुछ दिन तक ही इसको क्लाउड करेगा इनके इनके आउटलुक को। थोड़ा सा मेरे ख्याल से डस्ट को सेटल डाउन कर देना चाहिए। और अगर हम देखें तो ये कोविड का उनको बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन का पुश मिला था, और अब मार्जिन धीरे धीरे करके वापस प्री कोविड लेवल्स पे आ गई। तो जो एक बड़ा जो एक 2 इयर्स का उनको टेलविंड मिल गया था कोविड का, वो भी अब नहीं रहा। एंड जो की मार्केट है, जो भी कोई कहे, अमेरिका के अलावा इनके पास ग्रोथ ऑप्शन उतने हैं नहीं, और लेट्स से नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पर ऑब्वियसली देयर आर प्रॉब्लम। सो कुछ दिनों के लिए इनके ऊपर एक वो आउटलुक डिमर है अमेरिका की रिसेशन और इट इज लूमिंग रिसेशन का। देयरफॉर मेरा यही मानना है कि बड़ा सेक्टर है, देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन एज इन्वेस्टर्स हम फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं साहब, और इनके लिए फिलहाल अभी वो फेयर वेदर मुझे नजर नहीं आ रहा। एक लास्ट क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं शंकर। आपने अभी मतलब जैसे कहते हैं ना, इन द पासिंग आपने मार्क किया मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी चैनल पे आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग पे बिग बेट ले रहा है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, हम बहुत पीछे रहे हैं, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग की बारी आ गई है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मूव में या अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को एक थीम के हिसाब से खेल रहा हूं, ऐसा नहीं। जो कंपनियों को अपने आप से देखना पड़ता है कि उनमें कोई एक्चुअल स्ट्रेंथ है या सिर्फ कहानियां हैं। बिकॉज एक इंडियन मैनेजमेंट की काबिलियत ये है, और लोगों को ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, कि इंडियन प्रमोटर्स अपने प्रोडक्ट बेचे ना बेचे, लेकिन अपनी स्टोरी बहुत अच्छा बेचते हैं। और वो आज की डेट पे China+1, तो मुझे मतलब बच्चा बच्चा आके कहता है कि मेरे पास China+1 है, जो शशि कपूर ने
अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कि तुम्हारे पास क्या है, तो शशि कपूर ने कहा था मेरे पास माँ है। तो अब इन प्रोमोटर से पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, तो ये कहते हैं हमारे पास China+1 है। तो ये कहानी है, मुझे लगता है कि ये कहानी में दम है, लेकिन कौन सी कंपनियां इसमें ठीक ठीक निकलेगी साल 2 साल 3 साल के बाद, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देयरफॉर जो अप्रोच मैं ले रहा हूं कि मुझे अगर ठीक ठाक लगती हैं वो कंपनियां, तो मैं थोड़ा थोड़ा कैपिटल एलोकेट करता हूं, देखता हूं कि एक आध दो क्वार्टर्स उनके नंबर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक है कि नहीं है, मैनेजमेंट की गवर्नेंस ठीक है कि नहीं है, और फिर आप पोजीशन को धीरे धीरे करके साइज अप करो। बिकॉज आप डे वन में इतना बड़ा बेट नहीं ले सकते इन किसी भी नए नई नई थीम्स पे कि मैं सारा कैपिटल अपना डाल दूं या 50% अपना कैपिटल डाल दूं। सो यस, China+1 और इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल टू कम आउट बिल्कुल एक रियल थीम है, देयर नो टू वेज अबाउट इट। कंपनियां कौन सक्सीड करेंगी, एक ब्रॉड थीसिस है, उस थीसिस पे कैपिटल बिल्कुल डालना चाहिए कंट्रोल्ड वे। ओके, China+1, मेरे पास China+1 है। ये शंकर वही बात होगी 2000 में जब बच्चा पैदा होता था तो बोलते थे कि पहला वर्ड जो बोलता है वो बोलता है mom.com। वो एक उस समय जब एक .com का बबल आया था। तो अब इस समय अगर कुछ ही कंपनियां जो करेंगी अच्छा करेंगी, लेकिन केयरफुल थोड़ा रहिए और थोड़ा सा एक एक कंपनी की रिसर्च करिए और थोड़ा सा बॉटम अप अप्रोच रखिए। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और इतनी एंटरटेनिंग बातचीत और इतनी आपने काम की बात बोली, और जो आपकी बड़ी हेडलाइन है इंडिया इज़ द ओनली ब्रेकआउट नेशन, उस पे मैं फोकस करने वाला हूँ आज पूरे दिन। थैंक यू सो मच शंकर। थैंक यू अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।